बैठे हो जल्दी। देखिए आपका सीपीसी की धारा 73 में थोड़ा बेर पे एक दो सिद्धांत हैं, उसको लिख लीजिए। तो आपका बिहार जे में आपका चांस रहता है पूछने का। ऊपर फेंक दीजिए, ना हो तो पर्दा, हाँ उसमें फंसा दीजिए ऊपर। हाँ भाई, बाहर दिखाई देता रहे ना थोड़ा। वैसे कैमरा लग गया है बाहर उधर भी। अब होली बाद उधर गाड़ी खड़ा करवाई जाएगी। कैमरा उधर भी लगवा दिया गया है, पीछे भी सीसीटीवी, ताकि कौन आ रहा है कौन जा रहा है भाई आपका पल पल की गतिविधियां आपका रिकॉर्ड हो। एक बाहर भी लगा है, यहाँ भी कैमरा लगा है, पूरा कवर करता है। और आपका मैंने रूम में भी है, उधर भी लगवाया गया है। तेल एक दिन चोरी कोई कर लिया था, तो इसके लिए ज़रूरी था भाई कि अब तेल महंगा हो गया है, तो होली बाद उधर गाड़ी खड़ा करिएगा भाई, अभी नहीं। आपका कैमरा थोड़ा लग जाएगा ताकि देखते भी रहे लोग आपका कौन आ रहा है कौन जा रहा है। देखिए आपका 73 भाई आपका थोड़ा कठिन है, इसमें कोई शक नहीं है। और 73 को हम फिर से एक बार शुरू करते हैं। धारा 73 सीपीसी में आपका दो सिद्धांत समाहित है। वो सिद्धांत जरूर बैरक पर लिख लीजिए अलग। पहला सिद्धांत जो आपका झारखंड में पूछा गया, प्रोपोर्शनल डिस्ट्रीब्यूशन या आनुपातिक वितरण का सिद्धांत, ये आपका पूछा गया था झारखंड में, बैरक पर लिख लेना है। आनुपातिक वितरण का सिद्धांत की धारा में समाहित है सीपीसी के? तो 73 पहला क्वेश्चन। 73 में एक साम्य का भी सिद्धांत समाहित है, इक्विटी का भी, जो बिहार के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और बिहार में जो दो बार से क्वेश्चन जे में आ रहे हैं साम्य या इक्विटी से, वह आपका माने इस बार तो थोड़ा कम आया एप्लीकेशन, पिछली बार ज़्यादा आया। तो क्वेश्चन का मॉडल ये बनता है वर्तमान में कि ये सिद्धांत किस कानून की किस धारा में समाहित है। तो धारा 73 में जो इक्विटी या साम्य का सिद्धांत है वह ये है कि साम्य समता में विश्वास करती है, यानी कि आपका लिख लीजिए, साम्य समता में विश्वास करती हैं। ये किस धारा में सीपीसी में सिद्धांत समाहित है साम्य का? तो 73। यानी कि साम्य समता में विश्वास करता है, असमता से नाराज होता है। फिर एक बार इसको साम्य का यह सिद्धांत दो लाइन समझिए भाई। समता को ही कभी काल साम्य कहा जाता है। साम्य समता से प्रसन्न होता है और असमता से नाराज होता है। जहाँ असमता होगी वहाँ असाम्य होगा, और जहाँ समता होगी वहाँ साम्य निवास करता है। कई विद्वानों ने तो पूरे इक्विटी को ही, साम्य को ही समता ही मान लिया है। और ये जहाँ जहाँ ये प्रावधान समाहित हैं वो तो भाई इक्विटी में बताया जाता है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 14 में शुद्ध रूप से चूंकि समता का सिद्धांत समाहित है, तो अनुच्छेद 14 शुद्ध रूप से इक्विटी पर आधारित है। और इक्विटी के किस सिद्धांत पर, किस नियम पर? इस नियम पर कि समता ही क्या है? साम्य। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि साम्या ये चाहती हैं कि बराबरी ला जाए, लेकिन बराबरी समान व्यक्तियों के बीच बराबरी की असमान, समान असमान के बीच आपका असमान असमान व्यवहार किया जा सकता है। आईएएस में भी ये संविधान में क्वेश्चन बना था कि आपका मैंने चार ऑप्शन दिया था। क्वेश्चन ये बना था कि भाई समान व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार, फिर आपका अनुच्छेद 14 असमान परिस्थितियों में रहने वाले व्यक्तियों के साथ
असमानता का व्यवहार करने की इजाज़त देता है कि अनुच्छेद 14 में ही समाहित हैं कि समाज समता मतलब क्या? असमान व्यक्तियों के बीच समता नहीं, बल्कि किसके बीच? समान। तो आगे देखा जाए आपका 73 में है क्या? 73 में ये बताया गया कि आपका निर्णित ऋणी एक है और आपका निर्णित ऋणी एक है, यानी कि हारने वाला एक है और उसके जीतने वाले क्या हैं? ज़्यादा है। तो एक उदाहरण बताया गया था, फिर उस उदाहरण को देखिए आप अच्छे से भाई। हारने वाला और जीतने वाला, मान लीजिए ए एक व्यक्ति था और यह बी से भी 5,000 रुपया उधार लिया था, फिर सी से 2,500 लिया था और आपका डी से भी 2,500 लिया था और एक किसी को पैसा दे नहीं रहा था। तो तीनों लोगों ने किसके खिलाफ मुकदमा किया? पैसा के लिए एक के खिलाफ किया और तीनों लोग जीते। बी भी जीता एक के खिलाफ, और कौन जीता? सी भी, और कौन जीता? डी भी। और तीनों लोगों ने अपने अपने डिक्री को लागू कराने के लिए न्यायालय में आवेदन दे रखा है और आवेदन किसके विरुद्ध दे रखा है? ए के। यानी कि डिक्रीदार भिन्न भिन्न है लेकिन निर्णित ऋणी क्या है? एक है। हारने वाला एक और जीतने वाले क्या? अलग अलग, तीन। तो ऐसी दशा में न्यायालय एक की आस्तियां और संपत्ति को जब्त करेगा, जब्त करके आपका बेचवाएगा और बेचवाने से जो पैसा आएगा, सामान्य नियम यही है कि यह पैसा बी, सी और डी में आनुपातिक वितरण किया जाएगा, यानी कि एक के को ही नहीं मिलेगा, सब में आपका कह सकते हैं कि प्रोपोर्शनल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अनुपात अनुपात में वितरण होगा। तो मान लीजिए कि ये 5,000 दिया था, ये 2,500, ये 2,500 और जो आपका पैसा आया एक ही संपत्ति बेचने से वह केवल कितना आया है? 5,000। तो 5,000 रुपये का बंटवारा करना है कितने में? 10,000 में। तो जिस अनुपात में जो डिक्री होल्डर हैं, पैसा है, उसी अनुपात में 5,000 उसे मिलेगा। चूँकि आधा पैसा किसका है? बी का। तो भाई 5,000 में से ही आधा मिलेगा, तो इसको 2,500 और आधा आधा इनका है, तो 2,500 में से फिर आधा आधा करके किसको दिया जाएगा? सी तथा डी। देखिए 73 में एक दो टेक्निकल क्वेश्चन है, उसको भाई कल हम बताएंगे। मैंने पढ़े लेकिन आपका एक दो किताबों से और आपका अध्ययन मैंने समय नहीं मिल पाया ज़्यादा आपका। मैंने ऐसे पढ़ाने को तो आदमी पढ़ा ही देगा, लेकिन एक दो जो टेक्निकल क्वेश्चन है उसके लिए यह आवश्यक है। एक दो उलझाऊ क्वेश्चन है उसमें, तो उसको कल हम रखेंगे। पहले मैंने आपका सीपीसी में, आज और एक दो किताबें हैं उससे हम देख लें, क्योंकि लास्ट वाला जो 4 परंतुक हैं प्रथमतः करके उसी में थोड़ा समस्या आ रही है। तो भाई जो पूछा आ सकता है प्री में उतना बता दिया गया, क्योंकि ये मेंस में भी आ रहा है। वर्तमान में झारखंड ने पहली बार बनाया, तो इसको हम डिटेल में बताएंगे। अगला देखिए भाई आपका 74 देखा जाए। अब थोड़ा सीपीसी में स्पीड बढ़ेगी, यानी कि आपका अब सीपीसी में आपका हल्का सा स्पीड क्या होगी? बढ़ेगी इधर, क्योंकि अब थोड़ा छोटे छोटे। और जैसे ही 115 100 आपका 15 तक हुआ, 116 से लेकर 100 आपका 58 तक में कम समय लगता है, क्योंकि दो तीन धाराएं ही ऐसी हैं उसमें जो मेंस के लिए हैं, जैसे कि 144, 151, और जो ज़्यादातर धाराएं हैं वह केवल प्री में आती हैं। तो देखिए आपका 74 देखिए आपका, अगर कब्जे की डिक्री पारित की गई है और ऐसी दशा में न्यायालय कब्जे की डिक्री का निष्पादन करा रहा है
और कब्जे की डिक्री का निष्पादन का कोई व्यक्ति प्रतिरोध या विरोध कर रहा है तो क्या होगा? तो ऐसे विरोध करने वालों को क्या किया जाएगा? जेल भेजा जाएगा और बल का प्रयोग करके कब्जा दिलवाया जाएगा। देखिए आपका एक उदाहरण, ए ने बी के खिलाफ मुकदमा किया कि हजूर बी हमारा आपका मैंने हमारी ज़मीन पर कब्जा किया है अवैध रूप से, बी से हमें कब्जा दिलवाया जाए। तो ए के पक्ष में डिक्री पारित हुई बी के विरोध में और न्यायालय डिक्री का निष्पादन करा रहा है, यानी कि बी से कब्जा किसको दिलवाना है? ए को। और जब न्यायालय के अधिकारी या पुलिस कब्जा दिलवाने गए तो ऐसी दशा में या तो बी विरोध किया या बी के घर वाले या बी के आदमी, तो न्यायालय कैसे कब्जा दिलवाएगा? तो जो कब्जा दिलवाने का क्या करेगा? विरोध, उसे कहाँ भेजा जाएगा? गिरफ्तार करके जेल। समय याद रखना है, कितने दिन के लिए? 30 दिन। भाई कितना दिन? 30 दिन। और बल का प्रयोग करके ए को कब्जा बी जो भी अवैध रूप से किया था दिलवाया जाएगा। तो बस एक लाइन आपका भाई हो गया आपका कि जो प्रतिरोध करेगा उसे जेल भेजकर और बल का प्रयोग करके कब्जा करवाया दिलवाया जाएगा। कितने दिन तक जेल जाएगा ये पूछा जाता है, तो अधिकतम कितना दिन? 30 दिन। बस याद रखना है 2 लाइन। यही नियम आपका कुछ हद तक आपका रेंट कंट्रोल एक्ट में बताया जा रहा है कि अलाटमेंट आर्डर जारी किया गया या रिलीज आर्डर जारी किया गया, कब्जा कोई छोड़ नहीं रहा है तो डीएम क्या करेंगे? कब्जा खाली करवाएंगे कि नहीं? अभी बताया गया। और बल का प्रयोग करेंगे कि नहीं? करेंगे। तो यहाँ भी कब्जा दिलवाने के लिए क्या किया जाएगा? बल का प्रयोग। और ऐसा व्यक्ति कहाँ भेजा जाएगा जो विरोध कर रहा है? जेल। कितने दिन तक? 30 दिन। बस समय याद रखिए भाई। इस प्रकार भाई देखिए आपका ये धारा 74 हो गई। अब 75 से लेकर 78 तक, जहाँ तक 75 से लेकर और आपका 78 तक का प्रावधान है आपका, इसी के साथ आपका आदेश 26 भी पढ़ा जाता है। तो फिर एक बार भाई आपको सूचित कर दिया जाए, बताया जाए कि आदेश जब पढ़ाया जाएगा तो जो धारा उससे अटैच रहेगी पुनः एक बार हम उस धारा को पढ़ाएंगे और तब उस धारा से अटैच किसको पढ़ाया जाएगा? आदेश को। अभी आपका पहले एक बार सेक्शन हो जाए और तब कंसेप्ट और क्लियर तब होगा जब सेक्शन से जो जोड़कर क्या पढ़ा जाएगा? आपका आदेश पढ़ा जाएगा। भले थोड़ा समय लगे, अभी समय लगेगा थोड़ा सीपीसी में, लेकिन आपका जो ये बड़े बड़े कानून चल रहे हैं इसमें भाई समय लगता ही है। आपका टीपीए रहता, आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन रहता, साम्य रहता, तो 10-10 15-15 दिन में क्या होता सब। लेकिन अभी समय है पढ़ने का, अच्छे से पढ़िए, एग्ज़ाम आ जाएगा तब भाई समस्या ज़्यादा होती है। तो जब एग्ज़ाम आ जाए तो प्रयास ये करना है कि एक बार केवल स्मृति क्या करिए? ताज़ा करने का रखिए। आपका घर पर ज़्यादा मेहनत, यहाँ एक बार आकर और लेक्चर दिया जाए तो दिमाग में उसको एविडेंस की धारा 159 के तहत केवल और केवल क्या करते रहिए? स्मृति ताज़ा। जैसे बिहार एपीओ में लोग किए थे, बिहार एपीओ में भी आपका अच्छा लोग करके आए हैं। रिजल्ट इस बार हमें लगता है कि अच्छा रहेगा, क्योंकि 120-25 लोग बता रहे हैं वहाँ के फ़ोन करके पटना के कि चांस हैं, जो आयोग से सूचना मिल रही हैं, एक 250 में 120-25 मेरिट जा सकती हैं जनरल की। तो भाई अब देखिए आगे बताया जाएगा। अब आइए 75 से लेकर 78 तक कमीशन। कमीशन मतलब आयोग होता है और आपका कमीशन के बारे में प्रावधान है। और अब जहाँ जहाँ कमीशन या आयोग हैं उसको देखना है
कमीशन का काम क्या है और का क्या काम नहीं है, तो पहले तो संघ लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ही देख लिया जाए। ये भी कमीशन या आयोग हैं। तो इनका कार्य क्या है? वक्त फार्म निकालना, विज्ञापन निकालना, परीक्षा कराना, आपका लिस्ट निकाल देना सेलेक्ट लोगों की, और लिस्ट को निकाल कर रखते नहीं हैं, सरकार को भेज देते हैं और सरकार ऐसे व्यक्तियों को अपॉइंट करती है। ये आयोग का ये कमीशन मतलब ये आयोग। लेकिन जो हम लोग आयोग पढ़ने वाले हैं, वह आयोग का पहले कंसेप्ट बनाइए। आयोग का मतलब एक समिति से समझिए, अर्थात एक ऐसी कमेटी, एक ऐसी समिति जो आपका जाएगी, जाकर या तो भाई स्थानीय निरीक्षण करेगी, इत्यादि करेगी, या बही खाता देखेगी, या कोई सेक्रेटरियल काम करेगी, अनुसचिवी कार्य, और ये सब रिपोर्ट तैयार करके कमेटी या आयोग आपका न्यायालय को सौंप देगा और आपका न्यायालय जो उचित हो निर्णय ले। आयोग के बारे में प्रावधान, कमीशन के बारे में प्रावधान सीपीसी की धारा 75 से लेकर 78 तक है। प्री में एक क्वेश्चन निश्चित बनता है। और आपका इसके लिए जो प्रोसीजर है, प्रक्रिया है, वह आदेश 26 में दिया गया है। तो जो बिहार आयोग है, आदेश 26 के अंदर से ज़्यादा पूछता है। यूपी आयोग आदेश 26 के अंदर से न पूछकर आपका 75 से लेकर 78 तक में ही एक क्वेश्चन बना देता है। लेकिन भाई बिहार आयोग अंदर से पूछा, वो भी हम बताएंगे आगे। कमीशन के बारे में आपका सीआरपीसी में भी प्रावधान है, संविधान में भी प्रावधान है। तो आपका कमीशन के बारे में संविधान पहले हल्का सा देखा जाए, फिर सीआरपीसी, फिर सीपीसी में बैक होया जाएगा। एक उदाहरण, धाराओं में दम नहीं है, आपका कंसेप्ट बनाइए। धारा में भाई उतना दम नहीं, मैं बता दूं। कंसेप्ट लेकिन क्लियर रखिए। एक उदाहरण मैं बताऊंगा और तब सेक्शन वाइज बताया जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए या जस्टिस की हत्या रोकने के लिए, न्याय की हत्या रोकने के लिए, या आपका कंप्लीट जस्टिस के लिए, पूर्ण न्याय के लिए कमीशन या आयोग निकाल सकता है? तो संविधान में पूछे तो 142। भाई और कोई ना मार दीजिएगा, इसको लिख लीजिए कहीं अलग से, भाई हो सकता है। यानी कि संविधान के देखिए, आपका अलग से कहीं लिख लीजिए भाई कि उच्चतम न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत कमीशन निकाल सकता है। तो आपका जवाब रहेगा 142। इसके बाद आपका सीआरपीसी में पूछा जाता है। सीआरपीसी में भी तमाम कमीशन के बारे में प्रावधान है। 284 से लेकर प्रावधान है। यानी कि सीआरपीसी में भी कहाँ से प्रावधान है? 284 से तमाम धाराओं में। लेकिन ये सब नहीं पूछता। आपका कमीशन के बारे में जो सीआरपीसी में पूछता है, इधर से कम पूछता है और 271 से ज़्यादा पूछता है। झारखंड, बिहार और उत्तराखंड, अब यूपी भी चांस है। अगर कोई गवाह या साक्षी या विटनेस कारागार में है तो न्यायालय चाहे तो उसे न बुलाकर उसके लिए कमीशन जारी कर सकता है। तो कमीशन या आयोग करेगा क्या? जेल में जाएगा, उससे पूछताछ करेगा और पूछताछ करने के बाद
रिपोर्ट न्यायालय को प्रेषित कर देगा। तो जो ज़्यादातर प्री में क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि दिमाग लोगों का कमीशन का कहाँ रहता है 284 और उसके आगे, लेकिन अगर जेल में है कोई व्यक्ति और उसकी परीक्षा के लिए क्या निकालना है, आयोग या कमीशन, तो उधर दिमाग न लगाइएगा। इधर दिमाग लगाएंगे थोड़ा पहले 271। देखिए तो एक बार सही है ना। लिख लीजिए अलग से भाई, इसको लिखवाते समय उतना भाई लिखवाया नहीं जाता, लिख लीजिए। सीआरपीसी की धारा 271 के तहत 271 बहुत ज़्यादा इस समय पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन, जो भी कारण हो। 271 के तहत कारागार में व्यक्ति कारागार में बंदी व्यक्ति की, कारागार माने जेल, कारागार में बंदी व्यक्ति की परीक्षा के लिए कमीशन निकाला जाता है, निकाला जा सकता है, क्योंकि आजकल ये भी समस्या है, जाएगा जा सकेगा एमपी खूब भरमाया था। तो भाई जा सकेगा यानी कि न्यायालय बाध्य नहीं है। भाई सतर्क रहना शब्दों पर, जो बोला जाए वहीं लिखिए, जाएगा नहीं, जा सकेगा, क्योंकि आपका यूपी भी ऐसे ही बनाएगा, क्योंकि भाई लड़के ज़्यादा हैं तो चेक किया जाएगा कि कौन कितना पढ़ा है। अब आगे एक कमीशन का उदाहरण सीपीसी में बता दें तब बैरक शुरू करें। मान लीजिए ए और बी दो भाई हैं, तीन भाई बना दिया जाए, ए बी और सी। ए ने पार्टीशन सूट दायर कर दिया है, यानी कि जमीन हम लोगों की बाप दादे की है और इसका बंटवारा किया जाए। तो बी और सी को प्रतिवादी बनाया। अब किसको हिस्सा दिया जाए न्यायालय को भी समझ में नहीं आ रहा है, तो न्यायालय क्या करेगा, एक आयोग बना देगा। वकील साहब दो चार लोग रहते हैं आयोग में, आयोग जाएगा और ज़मीन की क्या करेगा, पैमाइश करेगा, फिर किसको कहाँ हिस्सा दिया जाए इसका एक लिस्ट तैयार करके, और ये आयोग रिपोर्ट किसको दे देगा, न्यायालय को। अब न्यायालय माने रिपोर्ट को न माने, लेकिन भाई न्यायालय तो जाकर ज़मीन पर खड़ा होकर नक्शा ज़्यादा नहीं बनाता, तो ये कार्य किससे करवा दिया, आयोग से। और इसमें कमीशन में जो वकील साहब जाते हैं, आपका पैसा भी मिलता है, आपका ये नहीं कि फ्री में जाकर वहाँ मने नक्शा नज़ीर बना लिए, पैसा भी मिलता है। ये कमीशन न्यायालय को रिपोर्ट देगा, तो क्या विभाजन के लिए कमीशन जारी किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। ये किसके लिए करवाया गया, विभाजन के लिए, कि संपत्ति का क्या करिए हमारे बीच, विभाजन। अब आइए बैरक शुरू किया जाए। भाई आपका 75 अब आसान हो जाएगा, निकाल लीजिए भाई आपका 75। देखिए आपका कमीशन निकालने की न्यायालय की शक्ति, ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए जो विहित किया जाए न्यायालय, तो निचला लाइन भी देखना है, कमीशन निकालेगा कि निकाल सकेगा, ये भी सतर्क रहना है। एकदम नीचे लाइन बैरक की धारा 75 की क्या लिखा है, निकाल सकेगा कि निकालेगा, तो निकाल सकेगा। तो सकेगा मतलब क्या हुआ, कमीशन निकालना उसका विवेकाधिकार। भाई ऐसा क्वेश्चन एमपी बनाया था, थोड़ा सतर्क रहना है। अब कमीशन किसके किसके लिए कमीशन निकाला जा सकता है, तो आपका 7 कार्य दिए गए हैं, और ये 7 कार्य के लिए डिटेल में प्रावधान आदेश 26 में किया गया है। यानी कि यहाँ तो हम शॉर्टकट में बताएंगे, लेकिन जब आदेश 26 चलेगा तो इन सातों को अलग अलग डिटेल में विस्तृत तौर पे पढ़ना है। देखिए भाई आपका किसी व्यक्ति की परीक्षा के लिए, परीक्षा के लिए मैंने उससे पूछताछ करने के लिए, तो क्या न्यायालय किसी व्यक्ति की परीक्षा के लिए, एग्जामिनेशन के लिए
चाहे मुख्य परीक्षा हो, प्रति परीक्षा हो, पुनः परीक्षा हो, अतिरिक्त प्रति परीक्षा हो, आयोग निकाल सकेगा कि नहीं निकाल सकेगा। स्थानीय अन्वेषण के लिए, लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए जाकर उस स्थान का क्या करिए, अवलोकन करिए और अवलोकन करके हमें रिपोर्ट दीजिए, तो निकाला जा सकता है कि नहीं निकाला जा सकता है। अगला लेखाओं की परीक्षा और उसका समायोजन, यानी कि अकाउंट की परीक्षा। अकाउंट मतलब हिसाब किताब, यानी कि भाई आपका मान लीजिए कोई कंपनी है, कंपनी का हिसाब किताब बहुत बड़ा है, न्यायालय तो क्या कर सकता है, 2-3 लोगों का कमीशन बना दे, कमीशन जाएगा, कंपनी का हिसाब किताब सब रिकॉर्ड में रखेगा और या तो लिखेगा हिसाब किताब और लिखकर किसको रिपोर्ट दे देगा, न्यायालय को। इसके बाद विभाजन करने के लिए तो अभी तो हमने बताया ही कि 3 भाई थे और एक ने पार्टीशन सूट दायर किया, तो क्या न्यायालय संपत्ति का विभाजन करने के लिए कमीशन निकाल सकेगा कि नहीं निकाल सकेगा। कोई वैज्ञानिक तकनीकी या विशेषज्ञ अन्वेषण के लिए, कोई वैज्ञानिक इन्वेस्टिगेशन या तफ्तीश करना है, कोई टेक्निकल तफ्तीश करना है या कोई विशेषज्ञ वाली तफ्तीश करनी है, तो ऐसी दशा में भी न्यायालय क्या निकाल सकेगा, कमीशन। अगला देखिए, ऐसी संपत्ति का विक्रय करने के लिए जो शीघ्र और प्रकृत्या क्षयशील है और जो वाद का अवधारण लंबित रहने तक न्यायालय की कस्टडी में है। यानी कि संपत्ति ऐसी है जो जल्दी ही खराब हो जाएगी और जब तक कि फैसला न आ जाए तब तक वह संपत्ति किसकी कस्टडी में है, न्यायालय की। तो क्या न्यायालय उस क्षयशील संपत्ति को सड़ा के दम ले कि बेचवा दे, और बेचवा कर जो पैसा आएगा वह जमा रहेगा और अंत में जो हकदार होगा वह पैसा ब्याज सहित उसे क्या किया जाएगा, वापस। अब देखिए भाई, इसी को एक आदेश कहते हैं, बिहार आपका आया भी था, इंट्रालोकोटरी आदेश। इसको आगे पढ़ना है। इंट्रालोकोटरी आदेश समझिए क्या होता है। आपका बिहार में पूछा भी गया था कि रिवीजन या पुनरीक्षण किसका नहीं होगा, तो अंतर्वर्ती आदेश का रिवीजन नहीं होगा। अंतर्वर्ती आदेश या मध्यकालीन आदेश या वादकालीन आदेश ऐसे आदेश होते हैं जो विवाद के दौरान, माने ड्यूरिंग आपका पेंडेंसी, संपत्ति की सुरक्षा, संपत्ति के विक्रय के लिए दिए जाते हैं। तो ऐसी दशा में अगर मान लीजिए कि क्षयशील संपत्ति है, न्यायालय ने विक्रय का आदेश दिया और कोई जाकर रिवीजन में चला गया, अपील में चला गया, तो 2-4 माह विक्रय ही रुक जाएगा, तो संपत्ति बचेगी कि नष्ट होगी। तो क्या मतलब भाई, इसलिए ऐसे आदेशों के रिवीजन पर पूरी तरह क्या लगा दी गई है, रोक। न बांस रहेगी न बांसुरी बजेगी। और बिहार में यही आपका पूछा भी गया था कि किसका रिवीजन नहीं होगा, तो जो इंट्रालोकोटरी आर्डर होता है या अंतःकालीन आपका अंतर्वर्ती आदेश होता है, मध्यवर्ती आदेश होता है, वादकालीन आदेश होता है। तीनों एक ही शब्द हैं भाई। इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, इंट्रालोकोटरी आर्डर। बताया जाएगा डिटेल में, इंटरव्यू में पूछा जाता है भाई। इसका रिवीजन नहीं होगा। अगला देखिए भाई, कोई अनुसचिवीय कार्य करने के लिए, यानी कि कोई सेक्रेटरियल कार्य यानी कि क्लर्कियल कार्य, कोई क्लर्कियल कार्य करना है, तो क्या न्यायालय खुद जाए कि आयोग बना दे आयोग, और आयोग जाकर क्लर्कियल काम करे और किसको रिपोर्ट दे, आपका कह सकते हैं कि न्यायालय को। तो कितनी चीज़ों के लिए आपका कह सकते हैं कि
कि आयोग जारी हो सकता है कितने कार्य के लिए? 7। अब डिटेल में आगे बताया जाएगा। अब अगला धारा देखिए आपका, हाँ तब क्या परीक्षा किए जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। नहीं तो एग्जामिनेशन के लिए जब स्पेशल नहीं दिया तो हम सभी मारेंगे। अगर ये देता कि मुख्य परीक्षा प्रत परीक्षा, देखिए जब कमीशन जारी होता है तो विपक्षी को हक होता है कि वह जाकर या अपने प्रश्न भेजकर प्रत परीक्षा कर सके। तो दोनों मारिएगा, मुख्य परीक्षा प्रत परीक्षा दोनों दे दे तो दोनों मारिए। क्योंकि जब आपका प्रक्रिया में हम बताएंगे प्रोसीजर में, तो वहाँ स्पष्ट बताएंगे कि मान लीजिए न्यायालय ने कमीशन एक गवाह है उसकी परीक्षा के लिए जारी किया, तो भाई प्रतिपक्षी द्वारा विपक्षी द्वारा क्वेश्चन दिए जा सकते हैं कि हमारी प्रत परीक्षा में आप लोग ये भी क्वेश्चन क्या करिएगा जा रहा है आयोग, तो पूछ लीजिएगा, संभव है, ये आगे बताया जाएगा आदेश 26 में। अगला देखिए इसके बाद आपका 76, अन्य न्यायालय को कमीशन, तो किसी व्यक्ति की परीक्षा करने के लिए कमीशन उस राज्य में जिसमें उसे निकालने वाला न्यायालय स्थित है, भिन्न राज्य में स्थित किसी ऐसे न्यायालय को निकाला जा सकेगा जो उच्च न्यायालय नहीं है और उस स्थान में अधिकारिता रखता है जिसमें वह व्यक्ति निवास करता है जिसकी परीक्षा की जानी है। यानी कि एक लाइन में बस ये याद रखना है कि अगर प्रयागराज का न्यायालय है और पटना में किसी व्यक्ति की परीक्षा करना चाहता है तो पटना के न्यायालय के नाम यहाँ से कमीशन निकलेगा। पटना का न्यायालय जाकर व्यक्ति से पूछताछ करेगा और पूछताछ की सारी कार्यवाही और प्रश्न उत्तर कहाँ भेज देगा, लौटा देगा? प्रयागराज। लेकिन कमीशन जो ये प्रयागराज का न्यायालय जारी करेगा ये पटना के उच्च न्यायालय को नहीं, अधीनस्थ न्यायालय। तो क्या कमीशन उच्च न्यायालय के नाम जारी हो? नहीं, यहाँ का अधीनस्थ न्यायालय किसको वहाँ जारी करेगा? अधीनस्थ। कम चांस रहता है पूछने का। जो ज़्यादा क्वेश्चन आपका बना है, एक तो 75 सातों याद रखिएगा, उसी में भर आता है। 77 और 78 से क्वेश्चन ज़्यादा बना है। यूपीजे लगातार या तो 77, भाई अच्छे से तैयार करिए, मैं बता रहा हूँ, लगातार यूपीजे लगातार या तो 77 से क्वेश्चन बना रहा है या 78 से। 77 जब भी पढ़ेंगे तो आपका कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत आपका मैंने अलग पढ़ना है तो पहले 77 सीपीसी का निपटा दिया जाए, तब कोरिलेट 5-6 जगह से करना है भाई, और एक जगह एकत्र इसको कर लीजिए। हो सकता है भाई लिखवाते समय थोड़ा दायरा हो तो 1-2 दिन में लिखवाया जाता है, सीमित रहता है। इसको कोरिलेट यहीं कर लीजिए, सबसे अच्छा है। एक क्वेश्चन आपका प्री में निश्चित बनता है। देखिए पहले बेर अनुरोध पत्र या लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, देखिए कमीशन निकालने के बदले न्यायालय ऐसे व्यक्ति की परीक्षा करने के लिए अनुरोध पत्र, इंग्लिश वर्जन जरूर याद रखिएगा, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट निकाल सकेगा जो ऐसे स्थान में निवास करता है जो भारत के भीतर नहीं है। जो भारत के भीतर नहीं है यानी कि कहाँ है जो व्यक्ति? विदेश में। भाई भारत के भीतर नहीं है मतलब कहाँ है? विदेश में। फिर एक बार इसको समझिए तब कोरिलेट किया जाए। अगर ऐसे व्यक्ति की परीक्षा करनी है जो भारत के बाहर हो तो सिविल न्यायालयों को ये हक है, ये अधिकार है कि वह ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कमीशन न निकाल के कमीशन के बदले लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, इंग्लिश वर्जन जरूर याद रखिए, क्या? लेटर ऑफ रिक्वेस्ट या अनुरोध पत्र निकाल सके। अब इसी को 4-5 जगह से जोड़ना है। उत्तराखंड जे में क्या पूछा, यूपी में क्या पूछा, बिहार में क्या पूछा,
यूपीएपीओ में क्या पूछा, हर एक जगह आपका एक जगह एकत्र कर लेना है। तो पहला एकत्र करना है सीपीसी के आदेश 5 का नियम 30। एक बार देख लीजिए। तो जहाँ हल्का सा भी अगर कन्फ्यूजन हो तो उसको एक बार आपका क्या करना, ये जरूरी नहीं कि हमें हर एक चीज़ याद हो, भाई हम बता दें याद नहीं रहता। आदेश 5 का नियम 30, इसमें एक एक लाइन लिख, पहले 77 लिखना है तो लिख लीजिए, यदि 77 में एक लाइन लिख लीजिए भाई अलग से, तब आपका और कोरिलेट एक एक लाइन चलना है, समझाना भी है। यदि जिस व्यक्ति की परीक्षा की जानी है, 77 में लिखिएगा, यदि जिस व्यक्ति की परीक्षा की जानी है वह भारत के बाहर हो, माने भारत के बाहर निवास करता हो, भारत के बाहर निवास करता हो, तो न्यायालय कमीशन के बदले, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट यानी कि अनुरोध पत्र निकाल सकेगा। तो निकालेगा बाध्य नहीं है, फिर थोड़ा एमपी का मॉडल अब याद रखे, निकाल सकेगा यानी कि बाध्य नहीं है। अब आइए आदेश 5 का नियम 30 देखा जाए। ये आपका उत्तराखंड में पहली बार यहाँ से अटैक किया था, इसीलिए कोरिलेशन ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आपका समन के बदले आदेश 5 के नियम 30 में क्या निकाला जाएगा, तो दिया था कमीशन निकाला जाएगा, अनुरोध पत्र निकाला जाएगा, पत्र निकाला जाएगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए हल्का हल्का भरमाता है, तो क्या निकाला जाएगा, पत्र, लेटर, अनुरोध पत्र ना मार दीजिएगा, क्या निकाला जाएगा, लिखिए आदेश 5 के नियम 30 में समन के बदले पत्र निकाला जाता है, लेटर। अंडरलाइन कर लीजिए, पिछली बार उत्तराखंड में आया भाई, उत्तराखंड में आ चुका है पिछली बार। इसके बाद आ जाइए आपका सीआरपीसी की धारा 166 है, सीआरपीसी की धारा 166 भी, सीआरपीसी की धारा 189, 3 धाराएं और आपको पढ़ना है। 3 धाराएं आपका सीआरपीसी में पढ़ना है, और यहाँ से जो भी कारण हो लगातार एक क्वेश्चन आपका बनता है। पहला देखा जाए सीआरपीसी की धारा 166 ए, भारत से बाहर अन्वेषण के मामले में न्यायालय क्या जारी कर सकेगा, तो 166 ए लेटर ऑफ रिक्वेस्ट या अनुरोध पत्र, लिख लीजिए भाई, लिखेंगे तो सीआरपीसी की धारा 166 है, लगातार यूपी में बना है क्वेश्चन, भारत के बाहर अन्वेषण के लिए अनुरोध पत्र, शॉर्टकट में लिखिए क्या जारी होगा, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। अगला लिखिए 166 बी, कैपिटल बी, 166 बी, भारत नहीं, विदेश से भारत में अन्वेषण, विदेश से अब आएगा, उल्टा चलेगा, भारत से अभी विदेश में भेजा गया तो अब कहाँ से आएगा, विदेश से भारत में अन्वेषण के लिए, विदेश से भारत में अन्वेषण के लिए अनुरोध पत्र जारी किया जा सकेगा। माने विदेशी न्यायालय भेजेंगे, भारत के न्यायालय भेजेंगे तो 166 है, और विदेशी न्यायालय वहां से भेजेंगे तो 166 बी, अनुरोध पत्र जारी किया जा सकेगा। फिर याद रखिए ये कब आएगा, कब लागू होगा, जब कहाँ से आए, विदेश से।
इसके बाद 189 भी पूछा जाता है, लिखिए 189। विदेश में साक्ष्य एकत्र करने के लिए न्यायालय कमीशन निकाल सकता है। यहाँ भाई कमीशन है। विदेश में साक्ष्य एकत्र करने के लिए न्यायालय कमीशन निकाल सकता है, आयोग। यहाँ से पूरा चांस रहता है भाई एक क्वेश्चन बनने का। आपका 77 जरूर याद रखिएगा। अगला देखिए भाई, आपका 78 देखा जाए। विदेशी न्यायालयों द्वारा निकाले गए कमीशन, यानी कि अगर विदेशी न्यायालयों ने कमीशन भारत के लिए निकाला है तो भारत में उसको कैसे लागू किया जाएगा, उस व्यक्ति की परीक्षा कैसे होगी, उसके बाद कैसे वह कमीशन विदेश को लौटाया जाएगा, इसके लिए कहाँ प्रावधान है, 78। बस हेडिंग पूछता है कि विदेशी न्यायालयों द्वारा निकाले गए कमीशन किस धारा में है, तो 78 में। फिर एक बार सेक्शन याद रखे तब आगे बढ़ा जाए। कितनी कंडीशन में कमीशन जारी किया जा सकता है, 75 में 7। चलिए 76 आपका कह सकते हैं कि अगर दूसरे राज्य में व्यक्ति निवास करता है तो कमीशन की धारा के तहत 76, और विदेश में निवास करता है तो कमीशन न जारी करके क्या जारी हो सकता है, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। और विदेश से कमीशन आ रहा है भारत में तो कौन सी धारा, 78। सेक्शन याद रखिए, कई बार पूछा है, 78 भी पूछा है। अब अगला ये आपका अगला चैप्टर देखा जाए। जो अगला चैप्टर है विशिष्ट मामलों में वाद। आइए विशिष्ट मामलों में वाद की भूमिका बांधिए भाई। पहले देखिए, विशिष्ट मामलों में वाद के लिए आपका 2-3 नियमों से सतर्क रहना है, और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वह आपका सरकार के विरुद्ध सिविल वाद की अब बात की जाएगी। यानी कि गवर्नमेंट के विरुद्ध जो सिविल वाद लाया जाता है उसके लिए क्या नियम है, क्या नियम नहीं है, और क्या क्या होगा, ये पहले देखिए। जब भी सरकार के विरुद्ध वाद लाने के लिए आपका मने कह सकते हैं कि प्रावधान दे, तो कहाँ कहाँ से पहले कोरिलेट करना है ये समझिए। डायरेक्ट सेक्शन पर ना आ जाइएगा। आपका सबसे पहले पढ़िएगा संविधान का अनुच्छेद 299। संविधान का कौन सा अनुच्छेद, फिर संविधान का अनुच्छेद 300, यानी कि संविधान का अनुच्छेद 299, फिर संविधान का अनुच्छेद कौन सा, 300। ये दो हम पढ़ाएंगे अभी। इसके बाद आपका सीपीसी की धारा 79 और 80 भी दो हम पढ़ाएंगे आपका। इसी के साथ आदेश 27, यानी कि 3 एंगल से कवर किए रहिए। संविधान का अनुच्छेद आपका 299, 300, इसके साथ सीपीसी की धारा 79 और 80। इसी के साथ सीपीसी का कौन सा आदेश पठनी है सरकार के विरुद्ध वाद में, आपका आर्डर 27। ध्यान से समझिए भाई। देखिए आपका 79 क्या, हाँ पहले भारत में समझिए भाई, और इंग्लैंड से तुलना करके बताना पड़ेगा। इंग्लैंड में जो लीगल पर्सनालिटी या विधिक व्यक्तित्व प्राप्त हैं वह सम्राट को है। यानी कि इंग्लैंड में जितने आपराधिक मुकदमा सरकार करती है या जितना सिविल मुकदमा करती है या सरकार के खिलाफ जो मुकदमे होते हैं वह इंग्लैंड के नाम से नहीं होते, बल्कि वहाँ के किंग
या रिंग के नाम से होते हैं, अर्थात वहाँ का सम्राट विधिक व्यक्ति है, यानी कि सम्राट के नाम से। जैसे कि एक उदाहरण देखिए, आर वर्सेज गोविंदा, कई दिन बताया गया था आईपीसी में, फिर बताया भी जाएगा। आर, अब तुरंत दिमाग ये लगाना चाहिए कि भाई आर का मतलब क्या हुआ। तो कई लोग भाई समझते नहीं, बस आर बनाम गोविंदा जस्टिस मेले भी जितना ही पढ़े रहते हैं। ये भी पढ़ना चाहिए कि इसमें रेफरी का सिद्धांत भी है पहला। दूसरा आपका रेफरी के सिद्धांत के बाद संभाव्य और अधिसंभाव्य पर अटैक किया गया था दूसरा। तीसरी बात यह है कि आर मतलब रिंग होता है, रिंग माने रेक्स होता है, रेक्स मतलब किंग होता है, किंग मतलब क्वीन भी, यानी कि वहाँ की हेड महारानी हो तो क्वीन, और अगर हेड आपका कह सकते हैं कि पुरुष हो तो किंग, रेक्स भी कहा जाता है। तो आर मतलब रेक्स, रेक्स मतलब किंग, और किंग मतलब इंग्लैंड का सम्राट। यानी कि जितने अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा चलता है इंग्लैंड में, लीगल पर्सनालिटी या विधिक व्यक्ति कौन है, तो रेक्स हैं, आर हैं, और वहीं अपने नाम से मुकदमा चलाता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में राज्यपाल और राष्ट्रपति लीगल पर्सनालिटी नहीं रखते। तो भारत में आप लोग संविधान पूरा पढ़ते हैं कि यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि एमसी मेहता बनाम भारत संघ, परमानंद कटारा बनाम भारत संघ, तो तुरंत दिमाग में अटैक होना चाहिए कि भाई भारत सरकार रहता तो सोचा जाता ये तो क्या लिखा है, यूनियन ऑफ इंडिया या राज्य का नाम लिखा है, क्यों लिखा है। तो तुरंत सीपीसी का सेक्शन 79 तुरंत कवर करना है। सीपीसी का सेक्शन 79 इस बात को बताता है कि सरकार जब मुकदमा लाएगी, अगर भारत सरकार लाती है तो वादी के रूप में यूनियन ऑफ इंडिया या भारत संघ लिखा जाएगा, और अगर आप भारत सरकार के क्या लाते हैं विरोध में, तो प्रतिवादी का नाम क्या लिखेंगे, भारत संघ, यानी कि यूनियन ऑफ इंडिया। तो क्या भारत संघ विधिक व्यक्ति हैं कि राष्ट्रपति हैं भारत में? भारत संघ। कौन है विधिक व्यक्ति? राष्ट्रपति न मार दीजिएगा। इंग्लैंड में है सम्राट, लेकिन भारत में ऐसा नियम नहीं है। यानी कि भारत संघ, अगर केंद्रीय सरकार का मामला है और केंद्रीय सरकार किसी पर मुकदमा ला रही है, तो प्लेंटिफ या वादी का नाम क्या होगा? भारत संघ होगा। और कोई व्यक्ति केंद्र सरकार के खिलाफ मुकदमा ला रहा है तो वहाँ उसका नाम क्या लिखा जाएगा? तो विरोध में क्या लिखा जाएगा? प्रतिवादी किसको बनाया जाएगा? भारत संघ को। यानी कि भारत संघ भारत में विधिक व्यक्तित्व रखता है और वादी या प्रतिवादी हो सकता है। ये हम अपने मन से नहीं बता रहे हैं, ये सीपीसी की कौन सी धारा है? 79। अब राज्य का मामला आ जाइए। जहाँ तक राज्यों का मामला है, राज्य के मामले में उस राज्य का नाम लिखा जाएगा। तो फिर एक बार याद रखिए, अगर उत्तर प्रदेश सरकार किसी के खिलाफ मुकदमा करती है तो वादी के रूप में किसका नाम रहेगा? उत्तर प्रदेश राज्य का। और अगर आप उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ मुकदमा करना चाहते हैं तो प्रतिवादी किसको बनाएंगे? उत्तर प्रदेश राज्य। ये दिखाई नहीं देता, लेकिन ये कल्पित व्यक्ति हैं और जबरदस्ती आपका इसे क्या मान लिया गया है? व्यक्ति। जूरिस्प्रूडेंस में चलेगा डिटेल में। यानी कि 79 कौन वादी हो सकता है, कौन प्रतिवादी हो सकता है भारत में, ये बताकर निकल जाती हैं। लेकिन कब मुकदमा किया जाएगा भारत सरकार के खिलाफ, राज्य के खिलाफ?
ये लोग का मुकदमा करेंगे, ये सीपीसी से गवर्न नहीं होगा। भाई सतर्क रहिए। सीपीसी केवल ये बताएगी कि भाई अगर मुकदमा आप कर रहे हैं तो नाम किसका लिखेंगे, तो नाम के लिए कौन 79, और आप सरकार के विरुद्ध मुकदमा कर ही रहे हैं तो कम से कम सरकार को इसकी सूचना दे दीजिए कि धारा में 80 में, लेकिन कब आप सरकार के खिलाफ मुकदमा करेंगे ये सीपीसी से गवर्न नहीं होगा। तो समस्या है कि कहाँ से भाई गवर्न होगा, कि कब हम सरकार के खिलाफ करेंगे। तो एक तो अगर फंडामेंटल राइट हैं तो अनुच्छेद 12, 13, 32, 226 से गवर्न होगा। और दूसरा आपका पूछा भी गया था आपका रीट अधिकारता में, देखिए फिर एक बार भाई सतर्क किया जाए, जब भी आगे कंपटीशन दीजिए इंग्लिश वर्जन और हिंदी वर्जन एक बार जरूर देखिए। एमपी में भी आपका लोग एक दो लोग गलत करके आए हैं। ये पूछा था अधिकारता किसकी व्यापक है और इंग्लिश वर्जन में रीट अधिकारता दे दिया था। तो मैं लगातार बताता हूँ कि 32 केवल फंडामेंटल राइट और 226 हाई कोर्ट वाली फंडामेंटल और अदर पर्पज कहीं लिखा ही नहीं गया है। इसी पर तो पूरे वकील हाई कोर्ट में जमे हैं। भाई पूरे वकील बस अदर पर्पज क्या है कहीं वो लिखे नहीं है। तो सपना भी आ जाए तो कहाँ चला जाइए, हाई कोर्ट जाइए भाई। एक सेकंड सर छोड़, सपना भी आ जाए तो हाई कोर्ट। भाई गए भी थे लोग, सपना आ गया तो फिर एक बार देखिए 226 का जो रिट जुरिडिक्शन है ज़्यादा है, क्योंकि फंडामेंटल राइट और किसके लिए अन्य प्रयोजन, और सुप्रीम कोर्ट का कम है, केवल किसके लिए जारी कर सकता है मूल अधिकार। तो यही क्वेश्चन ये भी लोग गलत करके आ गए, इसलिए कि केवल हिंदी पढ़े और इंग्लिश में और भी वाक्य लिखा था, हिंदी में एक दो शब्द मिस कर गया था। लेकिन विवाद होगा तो इंग्लिश वर्जन ही क्या होगा, मान्य होगा। फिर लास्ट में देखिए एक बार 1-2 मिनट और, कब मुकदमा सीपी सिविल मामलों में कब आप मुकदमा सरकार के खिलाफ लाएंगे इसका निर्धारण सीपीसी से नहीं होगा। ये याद रखिए, क्या प्रक्रिया है ये तो बताएगा, वादी किसको बनाएंगे प्रतिवादी, लेकिन कब लाएंगे तो इसका निर्धारण कहाँ से होगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। अगर सरकार के साथ कॉन्ट्रैक्ट का मामला है, संविदा का मामला है, तो कौन सा अनुच्छेद अप्लाई करेगा 299, और सरकार के सेवकों ने कोई टार्ट किया है, कोई अपकृत किया है और आप सरकार से क्या पाना चाहते हैं मुआवजा, तो कौन सा अनुच्छेद कवर करेगा इसको 300। और 300 पर एक लीडिंग केस है, केस तो तमाम है आपका रुदल शाह। तो कल इसको हम डिटेल में बताएंगे, क्योंकि आपका रुदल शाह का जरूर पढ़ना है भाई। यानी कि पहले 299 पढ़ना है, 300 तब कहाँ से शुरू करना है, सीपीसी 79 तो हो ही गया भाई, वादी प्रतिवादी और क्या। मुख्य रूप से आपका 80 की थोड़ा भूमिका बांध के 299 हम कल बताएंगे, हल्का हल्का 300। तो अभी भाई इंग्लिश चलेगा 45 मिनट, फिर आपका मैंने चलेगा एपीओ का बैच भाई, इंग्लिश चलेगा भाई। आपका सर आ चुके हैं।